महारू राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे महंगाई के खिलाफ कल होने वाले कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की। इसके साथ ही बात करेंगे 12 जिलों में पंचायती राज चुनाव की, जिस पर फिलहाल संशय बरकरार है। तो साथ ही आपको बताएंगे क्यों हत्यारिन बनी दादी। इसके साथ ही बुलेटिन में आपको दिखाएंगे जिंदगी के लिए रिस्की रेस्क्यू। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। चलिए सबसे पहले बात करते हैं महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के हल्ला बोल की। देश में बढ़ते तेल के भाव से कांग्रेस ताव में है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कल प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी, जिसके लिए कांग्रेस ने रणनीति तैयार कर ली है। पेट्रोल पंपों पर सुबह 11 से 12 बजे तक कांग्रेस कार्यकर्ता तख्तियां लेकर प्रदर्शन करेंगे। जयपुर के सभी 250 वार्डों में विरोध प्रदर्शन होगा। कांग्रेसी कार्यकर्ता जनता को केंद्र की गलत नीतियों के बारे में जानकारी देंगे। महंगाई से राहत दिलाने के लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है। तो महंगाई के खिलाफ कल कांग्रेस पेट्रोल पंपों के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी, यह कहना है परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का। इस दौरान खाचरियावास ने यूपी के बहाने बीजेपी पर भी तंज कसा और कहा कि यूपी में भी बंगाल जैसा ही हाल होगा। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई को लेकर पूरा देश परेशान है। आम आदमी दुखी है और इसलिए ज्यादा दुखी है कि जब केंद्र की सरकार पहले चुनाव लड़ रही थी तब इन्होंने नारा दिया था अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार आ गई और आजादी के बाद के इन 75 वर्षों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा महंगाई के स्तर पर आ गया। पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी कल 11 तारीख को 250 वार्डों में जयपुर में प्रदर्शन करेगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कल पूरे देश में पेट्रोल पंपों के बाहर प्रतीकात्मक कांग्रेस का कार्यकर्ता, विधायक, पार्षद, हम सब कार्यकर्ता 11 बजे से 12 बजे तक तख्तियां लेकर खड़े होंगे। इसलिए बीजेपी अपनी साख खो रही है। लोगों का बीजेपी से विश्वास उठ रहा है। बीजेपी को बड़े मन के साथ, बड़े विश्वास के साथ देश की जनता ने चुना, लेकिन बीजेपी ना तो जनता के वादों पर खरी उतरी, ना लोगों की भावनाओं पर खरी उतरी, ना बीजेपी अपनी कानूनी जिम्मेदारी निभा पाई, ना बीजेपी अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य निभा पाई। राजस्थान में तो बीजेपी टोटल फेल है। देखिए, यूपी का मुझे भी पता चला कि अमित शाह और प्रधानमंत्री जी के पोस्टर यूपी से गायब है। यूपी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आपस में वहां बीजेपी में इंटरनल वॉर चल रहा है। इसीलिए बीजेपी इधर उधर से नेताओं को इकट्ठा करके अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप देख लेना, जिस तरह बंगाल में पिटे वैसे यूपी में पिटेंगे। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल जयपुर से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, कांग्रेस की क्या तैयारी है कल के विरोध प्रदर्शन को लेकर? तैयारी तो बहुत जबरदस्त की है इस बार सुमित कांग्रेस ने। कांग्रेस को लगता है कि जनता के दिलों पर राज करने के लिए उनको हर वार्ड तक पहुंचना होगा। इसलिए कल पीसीसी के चीफ तक जो है कल वार्डों में जाएंगे, आम जनता की नब्ज टटोलेंगे और जो महंगाई बढ़ी है, चीजों की जो कीमतें बढ़ रही हैं, इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने की पूरी कोशिश होगी। किस तरह की रणनीति है और क्या मैसेज देना चाहती है कांग्रेस जनता के बीच में, बात करेंगे पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा से। डोटासरा साहब, कांग्रेस पहले इस तरह के प्रदर्शन करती नहीं थी, बीजेपी इस तरह के प्रदर्शन करती आई है। क्या ये आपने बीजेपी से सीखा है या आपको लगता है कि अब आम नागरिक के बीच, आम जनता के बीच में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरत हो गई है, इसलिए अब जाना पड़ेगा जनता के बीच? कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जब सरकार चलाती है तो जनता को केंद्र बिंदु मान करके उसके लिए कल्याण के लिए, उसके विकास के लिए काम करती है। और जब विपक्ष में होती है तो जनता के जो भी मुद्दे होते हैं उनको मुखरता के साथ में उठाती रही है। आप देख सकते हैं कि जो मोदी सरकार ने जिस प्रकार से किसान आंदोलन किया उसको भी हम लोग उठा रहे हैं। महंगाई कितनी बढ़ गई जिसकी वजह से आप जो है आंदोलन करने पर मजबूर हो गए? 2014 का ले लीजिए आप, जब कच्चा
तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के लिए 150 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर था, तब हम 55 रुपए में पेट्रोल डीजल देते थे। और आज जब 50 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर कच्चा तेल हो गया प्रति बैरल, तो आज 100 के पार पेट्रोल और डीजल दे रहे हैं। आज केवल पेट्रोल डीजल नहीं, जब गैस का जो सिलेंडर है वो 400 रुपए में होता था, वो 800 रुपए से पार कर गया है। तेल के भाव ले लीजिए, लोहे के भाव ले लीजिए, दाल के भाव ले लीजिए, सब्जी के भाव ले लीजिए, इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ी है कि मैं समझता हूं आम आदमी का जीना दूभर हो गया। गरीब के जो थाली है उसके अंदर रोटी नहीं है। और ये मोदी सरकार के नेता बीजेपी के, जब 2014 से पहले यूपीए सरकार थी, तब ये स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर के और एक वो चली गई हमारी नेता, मैं नहीं कहना चाहूंगा, तो ये लोग बाग किस तरीके से प्रोपेगेंडा करते थे। लेकिन बीजेपी के नेताओं का अभी बयान आया है, सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ का भी एक प्रेस रिलीज आया जिसमें उन्होंने कहा है कि राजस्थान की सरकार जो है वो जिम्मेदार है, यहाँ पर वेट की दरें लगातार बढ़ाई जा रही है, तेल की कीमतें अगर कम करनी है तो राज्य सरकार वेट क्यों नहीं घटा देती, बढ़ा क्यों रही है। तो उन्होंने निशाना सरकार पर साधा है। 7 साल में 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, और जो शेष बढ़ाया, जो केंद्र को पैसा मिलने वाला है, उसको 6 रुपए से 32 रुपए 80 पैसे या 90 पैसे किया, और जो स्टेट को मिलने वाला है उसको कम किया। उसको तो केवल 2 बार ही बढ़ाया और इसको 12 बार बढ़ा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि 495 करोड़ रुपए इनको टैक्स से मिल रहे हैं। इतना पैसा बढ़ा दिया कि 250-300% इनके टैक्स बढ़ गया। कहाँ 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी थी इनके केंद्र को मिलने वाली, और अब 32.5 रुपए हो गई। तो ये कथनी और करनी में फर्क है। आप पूछिए ना, मोदी जी से सवाल पूछिए तो कि क्या हल्ला किस तरह से बोलेंगे आप, वार्ड में आप भी जाएंगे, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो भी क्या गली मोहल्लों में कल नजर आएंगे? मैं भी जाऊंगा, तमाम कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता, सब लोग जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे, हर पेट्रोल पंप के ऊपर कोरोना की गाइडलाइन की कल अब देखना अहम होगा कि जो तैयारी की है कांग्रेस ने उसका कितना असर कल सड़कों पर देखने को मिलता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं बीजेपी ने कल होने वाले कांग्रेस के प्रदर्शन पर तंज कसा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि महंगाई के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। यहां देश में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल पर वैट वसूला जा रहा है। मंडल की बैठक में जिस प्रकार की घटना, तो उन्हें क्या कहूं मैं, दुर्घटना हुई, यह संसदीय इतिहास को कलंकित करने वाली थी। टुकड़ों में बटी हुई सरकार, टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस विधायक दल और ठहरा हुआ विकास, जर्जर कानून व्यवस्था, मंत्रिमंडल की चाह में बैठे हुए लोग, असंतुष्टों का बढ़ता दबाव, इन सब कारणों से आज मुख्यमंत्री जी दिग्भ्रमित है। अब जनता भी दिग्भ्रमित किस प्रकार हो, उसलिए यदा कदा इस प्रकार की फुलझड़ियां कि मैं महंगाई के विरोध में, पेट्रोल की दरों के विरोध में कांग्रेस आंदोलन करेगी, इस प्रकार की बातें चलती रहती है। मैं समझता हूं जनता सब जानती है। सीएम गहलोत ने जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय और बीकानेर पशुपालन विश्वविद्यालय को सौगात दी। सीएम ने कॉलेज की बिल्डिंग और एडमिन ब्लॉक का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार का फोकस कृषि और पशुपालन क्षेत्र पर है। इसके साथ ही अपने संबोधन में उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट पर भी चिंता जाहिर की है कि राजस्थान में कृषि व पशुपालन का विस्तार तेज गति से हो, और जो होना आवश्यक भी है। नया वेरिएंट आया है B16172, जिसका नाम दिया है WHO ने डेल्टा। तो ये हमें पब्लिक को समझाना पड़ेगा, कृपा करके आप जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो, बल्कि ये स्थिति बन रही है कि ये अभी पता नहीं ये वेरिएंट कितना घातक रहेगा, और वैक्सीन को ये कोई बाईपास नहीं कर दे वैक्सीन को भी। आपको मालूम है राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जिसने फ्री मेडिसिन और फ्री जांचें शुरू की थी चिकित्सालय में, पर साथ साथ हमने पशुओं के लिए भी, मूक प्राणियों के लिए भी हमने फ्री मेडिसिन की घोषणा की थी, और वो हमारी योजना बहुत ही सफल रही। हम चाहते हैं कि एम्बुलेंस 108 की तरह 102 गाड़ियां चले, बड़ी संख्या में चले,
वो प्रयास हमारा जारी है, जिससे कि घर में जाकर के पशु में इलाज कर सके, वरना पशु को ट्रक में डाल के लाना पड़ता है पशु चिकित्सालय तक, वो नौबत नहीं आए। आज मुझे गर्व है कि राजस्थान तमाम वो संस्थाएं, क्योंकि पहले हमारे बच्चे आते थे कर्नाटक महाराष्ट्र के अंदर पढ़ने के लिए, अब तो राजस्थान में IIT, IIM, एम्स, IIIT, निफ्ट, कृषि विश्वविद्यालय, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, सब कुछ यहाँ खुल चुके हैं। उसी ढंग से वेटनरी का हो चाहे कृषि विश्वविद्यालय हो, उनका जाल बिछ गया है। और प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाऊंगा कि कोरोना की जंग जिस प्रकार लड़ी गई है आप सबके सहयोग से, प्रदेशवासियों के सहयोग से, तमाम राजनीतिक पार्टियां हों, धर्मगुरु हों, NGO हों, सामाजिक संस्थाएं हों, आम जनता हो, सबने एक दूसरे का साथ दिया। और हमने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा, तो मैं समझता हूं कि उसी मंशा के साथ में सब लोग इस जंग को लड़ रहे हैं। अब बात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को मिल रही बड़ी राहत की। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान हुई बेरोजगारी के बाद पीएम के गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाला अनाज लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना असरदार। कोरोना काल में गरीबों को मिल रहा अनाज। केंद्र सरकार मेहरबान, घरों में अनाज। सरकार की तरफ से घोषणा हुई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत कि मई और जून का उनको 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा का गेहूं जो है वो उनको मिल ही रहा है पहले से। उसके अलावा जो है वो ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उनको दिया जाने की घोषणा की गई थी। सुना आपने, जिला रसद कार्यालय बाड़मेर के अधिकारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को मिलने वाले मुफ्त अनाज का लगातार वितरण कर रहे हैं। लोगों को राशन कार्ड पर मिलने वाले अनाज के मौजूदा कोटे के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और चावल के अलावा 1 किलो चना दिया जा रहा है। ये अनाज वैसे लाखों परिवारों का सहारा बना है जो लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए हैं और जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है। रसद विभाग लोगों को मई का अनाज जून में वितरित कर रहा है और जून का अनाज जुलाई में दिया जाएगा। जो गेहूं है वो उनको जून के महीने में, और जून का जो गेहूं है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण वाला वो जुलाई के महीने में जो है वो मिलेगा। अतः जो कंज्यूमर्स है, NFSA के जो लोग हैं, वो ये ध्यान रखें कि जून और जुलाई दोनों महीने में उनको 5 किलोग्राम अतिरिक्त जो है वो मिलेगा। कोरोना काल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 18,000 मीट्रिक टन अनाज बाड़मेर के 19 लाख से ज्यादा लोगों को वितरित किया जा रहा है। लोग सेंटर पर पहुंच रहे हैं और बायोमेट्रिक पहचान देकर मुफ्त में अनाज लेकर जा रहे हैं। जिले में डिमांड के हिसाब से अनाज का स्टॉक रख दिया गया है और लगातार वितरण जारी है। हमारे जिले की 73% के लगभग जो है पॉपुलेशन NFSA के अंदर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कवर हो रही है। तो करीब 19 लाख जो लोग हैं, यूनिट्स है, उनको ये मिलेगा। तो जो जिले के 19 लाख लोग हैं वो इससे लाभान्वित हो जाएंगे। कोरोना काल में घर का चूल्हा जलाने की चिंता में घिरे लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त में मिलने वाला अनाज लोगों का बड़ा सहारा बना हुआ है। वहीं रसद विभाग लगातार लोगों में अनाज वितरित कर उन्हें राहत प्रदान करने में जुटा है। प्रेमदान, न्यूज़ 18 राजस्थान, बाड़मेर। मरुधरा के 12 जिलों में पंचायती राज चुनाव अभी बाकी है, लेकिन चुनाव कराने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार में ठन सकती है। मसला क्या है, बताते हैं आपको। 12 जिलों में पंचायती राज चुनाव कब? जनता को कब मिलेंगे जनप्रतिनिधि? चुनाव आयोग और सरकार में ठनी। क्या कोरोना है मनाही की वजह? ये सवाल है प्रदेश के उन 12 जिलों के जहां अभी जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव होना बाकी है, लेकिन चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार में ठन सी गई है, क्योंकि राज्य सरकार के विरोध के बावजूद आयोग चुनाव कराने के पक्ष में है। आयोग की मुख्य निर्वाचन अधिकारी चित्रा गुप्ता ने शासन सचिव ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग को चिट्ठी लिखकर आरक्षण की लॉटरी पुनः कराने के निर्देश दिए।
लेकिन एक सप्ताह बाद भी आयोग की चिट्ठी का सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सीएम अशोक गहलोत कोरोना को देखते हुए अभी चुनाव करने के पक्ष में नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी आयोग से चुनाव टालने का अनुरोध कर चुके हैं। ये वो 12 जिले हैं जिनमें फिलहाल प्रशासक ही कामकाज देख रहे हैं। अलवर, बारा, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, जोधपुर, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सिरोही, श्रीगंगानगर। अब सवाल ये कि जो चुनाव जनवरी 2020 में होने थे वो अब तक क्यों नहीं हुए। बता दें, पंचायती राज संस्थानों के परिसीमन हेतु अधिसूचनाएं जारी की गई। राज्य सरकार ने इन अधिसूचनाओं को कोर्ट में चुनौती दी। फिर कोरोना के कारण चुनाव नहीं हो सके। ऐसे में प्रशासक जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राज्य सरकार ने इन प्रशासकों की नियुक्ति की है। अब राज्य सरकार चुनाव करवाने का विरोध कर रही है। दरअसल राज्य सरकार का तर्क है कि कोरोना अभी गया नहीं है, ऐसे में सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। जबकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि हार के डर से सरकार चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे पहले 21 जिलों के जिला परिषद के चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। प्रेम मीणा, न्यूज़ 18 राजस्थान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं कोरोना अपडेट की। तो आपको बता दें, प्रदेश भर में बीते 24 घंटे में 538 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। हालांकि 23 लोगों की मौत भी हुई है इस दौरान, और प्रदेश भर में 2268 लोग रिकवर हुए। अब एक्टिव केस की अगर बात कर लें तो उसकी संख्या 10,079 हो गई है। तो एक्टिव केसेस इस समय प्रदेश भर में 10,079 है। बीते 24 घंटे में 538 नए मामले सामने आए। राहत की बात यह है कि 2,268 लोग ठीक हुए। हालांकि 23 लोगों की मौत भी हुई है कोरोना की वजह से। तो संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है। जिस तरीके से प्रदेश में सख्ती बरती गई, उसका असर देखने को मिल रहा है कि कोरोना के मामले की रफ्तार जो है, आने की रफ्तार जो है कोरोना के मामले की, वो बेहद कम हुई है। 538 मामले बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में सामने आए। कोरोना को हराने के लिए पूरे देश में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इस बीच एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां आज भी वैक्सीनेशन से कुछ लोगों में भ्रम बना हुआ है। तो वहीं मरुधरा के एक शख्स ने दावा किया है कि वैक्सीनेशन से उनकी सास की 40 साल की बीमारी ठीक हो गई। यकीन नहीं होता तो ये रिपोर्ट देखिए। मेरे पहली पुरानी बीमारी थी आज 40-45 साल से। तो मैं गीतांजलि उदयपुर के जगह दवाइयाँ करावी। उसके बाद मेरे को तकलीफ थी, मैं घर पे पड़ा रहता। मेरे इस गर्मी में मेरे से काम नहीं होता था, लेकिन मेरे टीकाकरण हुआ तो मैं ठीक हो गया हूँ। मैं भी साइड पे काम कर रहा हूँ। ठीक से सुन लिया आपने, 2 डोज लेते ही इनकी समस्या समाप्त हो गई। अगर नहीं सुना तो एक बार फिर गौर से सुनिए। मेरे पहली पुरानी बीमारी थी आज 40-45 साल से। तो मैं गीतांजलि उदयपुर के जगह दवाइयाँ करावी। उसके बाद मेरे को तकलीफ थी, मैं घर पे पड़ा रहता। मेरे इस गर्मी में मेरे से काम नहीं होता था, लेकिन मेरे टीकाकरण हुआ तो मैं ठीक हो गया हूँ। मैं भी साइड पे काम कर रहा हूँ। जी हाँ, ये दावा करने वाले हैं ओकार मीणा, जो 40 साल से सांस की समस्या से परेशान थे। ओकार की माने तो कोरोना की वैक्सीन इनके लिए वरदान साबित हुई है। 2 डोज लेने के बाद उनकी सांसों वाली समस्या समाप्त हो गई और अब ये सभी से वैक्सीन लगाने की अपील कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इससे आपको भी फायदा होगा। टीकाकरण हुआ तो मैं ठीक हो गया हूँ। मैं भी साइड पे काम कर रहा हूँ और सब लोगों को मैं प्रसार कर रहा हूँ कि इंजेक्शन लगाओ, अपने मेरे फायदा हुआ आपको भी फायदा होगा। ये मामला है आदिवासी बहुल क्षेत्र प्रतापगढ़ के जूना बोरिया गांव का, जहां के रहने वाले ओकार मीणा को सांस लेने में इतनी दिक्कत हुआ करती थी कि किसी से बात भी नहीं कर सकते थे। उदयपुर के गीतांजलि अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था, लेकिन जब इन्होंने वैक्सीन की पहली डोज ली तो इन्हें बड़ी राहत मिली, लेकिन दूसरी डोज के साथ ही काफी स्वस्थ हो गए। गांव वालों का कहना है कि जहां कुछ करने की हालत में नहीं थे,
अब वो इस भीषण गर्मी में भी नरेगा के तहत मजदूरी कर रहे हैं। उदयपुर ले जाते इलाज करवाने के लिए, श्वास चलता था इनको। अभी ये टीकाकरण हुआ, इसमें थोड़ा इनका एकदम कंप्लीट हो गए ऐसे बता रहे हैं, और काम करने के लिए भी आ रहे हैं यहाँ पे। पड़ोस में मुकार भाई, तनोप रूपा जी मीणा रहते हैं, जिनके लंबे टाइम से सांस की बीमारी थी और उनको एलर्जी भी थी। कुछ भी खाने से उनको नाक टपकता था। फर्स्ट वैक्सीन अपने पीएससी नया बोरिया में लगा, उसके बाद उनका बहुत ही स्वास्थ्य में सुधार हुआ और सारी गोलियां उनकी गीतांजलि हॉस्पिटल से चल रही थी, उनको बंद कर दिया। हालांकि डॉक्टरों की माने तो इस वैक्सीनेशन का सांस की बीमारी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जहां कुछ लोगों में वैक्सीन को लेकर भ्रम बना हुआ है, लोग डर रहे हैं, तो वहीं ओकार मीणा की वजह से गांव के लोग वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित हो रहे हैं और वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं। लिहाजा चिकित्सा विभाग भी राहत महसूस कर रहा है। प्रतापगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए चंचल सनाडे की रिपोर्ट। तो वैक्सीनेशन से इनके सांसों की तकलीफ जो है वो खत्म हो गई। चलिए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। शेखावाटी में हजारों लोग वैक्सीनेशन नहीं हो पाने से उनके सामने रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। बिना वैक्सीनेशन के वो विदेश नहीं जा पा रहे। कोरोना काल में अब इनके सामने 2 जून की रोटी के लाले पड़ गए हैं। रोजगार पर गहराया संकट, कमाई नहीं खाएंगे कैसे? विदेश के लिए वैक्सीनेशन जरूरी, अब लगा रहे मदद की गुहार। जी हां, ये दर्द है खाड़ी देशों में काम करने वाले लोगों की, जिनके रोजगार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वजह वैक्सीनेशन नहीं होने से ये लोग विदेश नहीं जा पा रहे और परिवार भी आर्थिक तंगी का शिकार हो गया है। लिहाजा इनके सामने 2 जून की रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल हो गया है। आए हुए 4 महीना हो गया और वैक्सीनेशन नहीं लगने के कारण मैं विदेश नहीं जा पा रहा हूँ। और सरकार से मेरी मांग है कि जो विदेश से आए हुए लोग हैं, जो जिनकी वीज़ा ख़त्म हो रही है और जो विदेश वैक्सीनेशन की वजह से अलाउ नहीं कर रहा है, तो सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी जो विदेश से आए हुए लोग हैं उनका वैक्सीनेशन कराए, ताकि वो वापस अपना जॉब पा सकें। एक अनुमान के मुताबिक शेखावाटी की तीनों जिलों के कामगार हैं। सीकर, चूरू और झुंझुनू के 4 लाख कामगार हैं। ये कामगार खाड़ी देशों में काम करते हैं। 700 से 800 करोड़ रुपए खाड़ी देशों से आते हैं। खाड़ी देश जाने के लिए वैक्सीन जरूरी, 2 डोज के बाद विदेश जाने की अनुमति, कोविशील्ड की दोनों डोज जरूरी है। हालांकि कोरोना काल के इस दरमियान करीब 1 लाख से ज्यादा लोग फिलहाल यहाँ आए हुए हैं। वैक्सीन का स्टॉल बुक नहीं होने की वजह से इन कामगारों को वापस जाने में परेशानी हो रही है और इनका रोजगार छिना हुआ है। शेखावाटी इलाके में सबसे ज्यादा पैसा भी खाड़ी देशों से ही आता है। इस वजह से इलाके की पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी हुई है। विदेश जाने वालों के लिए अलग से कोई वैक्सीन की व्यवस्था नहीं की गई है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता तैयब खान ने अलग से कैंप लगाने की मांग की है। इस चीज के ऊपर मैंने केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को अवगत करवाया। कल मेरे पास सीकर सीएमएचओ अजय चौधरी जी का मैसेज आया था। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही कोविशील्ड का इंतजाम करके इन लोगों के अलग से वैक्सीनेशन का काम करवाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द ये काम किया जाएगा, जिससे उन लोगों के वीजा वगैरह खराब ना हो। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जिले में अभी पूरी तरह वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई है, लिहाजा जब भी वैक्सीन मिलेगी तब कैंप लगाए जाएंगे। ऐसे लोग जो विदेश में कोई रोजगार कर रहे हैं या शिक्षा के लिए जिनको जाना है, उनके लिए जो कोविशील्ड चूंकि अभी जिले में उपलब्ध नहीं है, 1-2 दिन में आने की संभावना है, तो जो ही जिले में कोविशील्ड वैक्सीन प्राप्त होती है तो विदेश जाने वाले व्यक्तियों के लिए अलग से कैंप लगा के और उनका वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा। बहरहाल अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक इन्हें कोरोना की दोनों डोज लग पाएगी और क्या तब तक शेखावाटी के इन कामगारों का रोजगार विदेश में बचा रहेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप हुड्डा की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे सलाखों के पीछे पहुंची हत्यारिन दादी। दिस न्यूज